Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is molecular basis of inheritance. Okay, तो इसके बारे में हम पहले से जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और जेनेटिक मटेरियल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड था वो पहले न्यूक्लियन बोला जाता था, उसको न्यूक्लिक एसिड नहीं बोला जाता था। तो न्यूक्लियन जो था उसको पहले फेडेरिक माइजर ने आइडेंटिफाई किए थे और जो न्यूक्लियन नाम रिप्लेस हुआ न्यूक्लिक एसिड बोल के उसको ऑल्टमैन ने किए थे और 1889 में। ये जो है ईयर आप उसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, उसमें क्या क्या रहता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड में आपका तीन चीज आता है। एक है आपका पेंटोज शुगर, दूसरा है आपका नाइट्रोजनस बेस एंड तीसरा है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन चीज को लेके आपके न्यूक्लिक एसिड बना है। ओके, तो जो पहले है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन शुगर होता है, वहां पे 5 कार्बन एटम रहता है, ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर में आपका राइबोज शुगर आता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये जो राइबोज शुगर है वो आपका आरएनए में देखा जाता है, जैसे कि आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वहां पे राइबोज शुगर रहता है। और आपका डीएनए जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर रहता है। ओके, डीऑक्सी क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि वहां पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम रहता है, उसी के लिए उसको डीऑक्सी राइबोज शुगर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो मैं बोली आपको आरएनए में आपका राइबोज शुगर रहता है, तो देखिए सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है। लेकिन आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर में यहाँ पे सिर्फ H ही है। ओके, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है। ओके, तो जो बोलते हैं कि डीएनए को क्यों हमने जेनेटिक मटेरियल के तहत लिए, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। तो वो किस लिए होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप रह गया, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मींस द मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव, यस और नो, द मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू राइबोज शुगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो आपका आंसर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, तो क्या बोलोगे कि आरएनए इज मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस। ओके, लेकिन डीएनए इज कंपेयर टू आरएनए, डीएनए इज मोर स्टेबल। और एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप राइबोज शुगर को देख लीजिए, जो 5 कार्बन राइबोज शुगर बोल रही थी मैं, यहाँ पे देखिए ये आपका C1 पोजीशन, C2, C3, C4 एंड जो C5 होता है ये ऊपर रहता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को भी याद रख लीजिए, नेट के लिए भी एसेंशियल है। और आप अगर हायर स्टडीज कर रहे हैं, बीएससी और एमएससी भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है एक चैप्टर, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझिए कि क्या है एक्चुअली। तो ये जो कार्बन का पोजिशन नंबर आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शुगर। जो पेंटोज शुगर के बारे में हम बात कर ली कि राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर रहता है, और क्यों डीऑक्सी बोला जाता है ये भी बोल लिए। और राइबोज शुगर जो आरएनए क्यों स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू डीएनए, ये भी हम बात कर चुके हैं। और जो सबसे एसेंशियल चीज है, आपको ये पोजीशन नंबर याद रखना है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को भी याद रखना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आता है नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस के बारे में जानते हैं। तो जो आपका नाइट्रोजिनस बेस है वो 2 तरह के हैं, एक है आपका प्यूरिन और एक है आपका पिरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन में जो आपका होता है, प्यूरिन में आपका आर्डेनाइन एंड गुआनाइन आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं A और G से। ओके, आर्डेनाइन एंड गुआनाइन। ओके, ये आपका हो गया प्यूरिन। ओके, तो जो पिरिमिडिन है वो क्या क्या है आपका, थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल, जिसको हम TCU करके डिनोट करते हैं। ओके, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन ये 2 चीजें आपका नाइट्रोजनस बेस के अंदर आता है। और प्यूरिन में आपका आर्डिनाइन एंड गुआनाइन आता है और पिरिमिडिन में आपका थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल आता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो प्यूरिन है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन कंपाउंड है कि नहीं। यहाँ पे 2 रिंग है। ओके, 2
रिंग है, तो इसको बोलते हैं डाइसाइक्लिक। और ये जो रिंग है इसका नाम याद रखना, ये जो रिंग है इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। ये एग्जाम में आपका आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लो उसमें आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, जो प्यूरिन में होता है, ठीक है। तो ये डाइसाइक्लिक होता है, लेकिन पिरिमिडिन जो है ये आपका मोनोसाइक्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है ये क्या है, आपका यहाँ पे जो रिंग है इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका प्यूरिन में जो है वो कौन कौन सी जगह में नाइट्रोजन एटम है वो थोड़ा देख लीजिए। आपका पोजीशन नंबर 1, 3, 7 एंड 9, ये पोजीशन में आपका नाइट्रोजन है। ओके, अगर हम यहाँ से 1 काउंट करेंगे तो 1, ये 2, ये 3 हो गया, 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4, 5, 6, 7 पोजीशन, 8 एंड 9। तो 1, 3, 7, 9 पोजीशन में आपका नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन एटम है। तो उसी तरह आपका पिरिमिडिन में केवल फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में ही आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। तो अब जो हम पढ़ेंगे, आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक पेंटोज शुगर है, उसके साथ साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है, उसके साथ एक फास्फोरिक एसिड अटैच होकर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है। जैसे कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो आपका प्यूरिन और पिरिमिडिन, इसमें डिफरेंट क्या क्या है पता चल गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो आपका पेंटोज शुगर है उसके साथ नाइट्रोजनस बेस किस तरीके से ऐड होता है और किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो रह गया, ये है आपका पेंटोज शुगर, ये है हो गया आपका प्यूरिन। तो पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1, मैं आपको बोली थी कि ये जो कार्बन नंबर है उसको आप याद रख लीजिए। तो ये कार्बन नंबर 1 पे आपका प्यूरिन आके अटैच होता है, ठीक है। तो ये प्यूरिन का कौन सा कार्बन, मतलब आपका मतलब कौन सा नाइट्रोजन एटम इसके साथ अटैच होगा, वो है 9th पोजीशन। मैं बोली थी आपको, देखिए 1 2 1 2 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर 4 5 6 7 8 9। तो 9th कार्बन मतलब 9th नंबर में जो पोजीशन है, 9th नाइट्रोजन एटम आपका C1 मतलब कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, इसको याद रखिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके, बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, हो गया ये आपका। तो ये हो गया आपका प्यूरिन का। तो ठीक उसी तरह पिरिमिडिन क्या करेगा, पिरिमिडिन का क्या होता है, जो आपका पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो भी है, तो पेंटोज शुगर का C1 पोजीशन के साथ आपका पिरिमिडिन का नाइट्रोजन का फर्स्ट पोजीशन इसके साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, कि कौन सी मतलब कौन सा नाइट्रोजन एटम कौन सी पोजीशन का वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बिटवीन द कार्ब मतलब पेंटोज शुगर एंड योर नाइट्रोजनस बेस, उसमें जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद हम थर्ड कंपोजिशन पढ़े थे आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड इस जो कार्बन शुगर रह गया मतलब पेंटोज शुगर रह गया, उसका 5th पोजीशन में आपको बताई थी, यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ पे 5th पोजीशन होता है। ये 5th पोजीशन में हमेशा बाइंड करेगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो फॉस्फोरिक एसिड ये देखिए, ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एस्टर बॉन्ड। ओके, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। तो आपको यहाँ पे याद कौन कौन सी चीज रखना है आपको, ये देखिए, जो कार्बन का कौन सी पोजीशन में प्यूरिन और पिरिमिडिन का कौन सा पोजीशन का नाइट्रोजन एटम बाइंड करता है ये। और दूसरा जो चीज है, ये जो शुगर और नाइट्रोजन C1 और N9 में जो आपका बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजनस बेस में आपका जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये नाम आप याद रखिए, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये एक चीज है जी, शुगर का 5th कार्बन एटम में आपका हमेशा फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ओके, तो ये बॉन्ड किस तरीके से फॉर्मेशन होता है आपका,
जो एक क्या है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड वर्ड आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड आपका क्या है, जब आपका ये सुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा रहेगा तब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसको याद रखिए, ओके। जब तक सुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके हैं तो उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड कब बोलेंगे, जब आपका फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड आके ऐड हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे, देखिए आप जो अल्फाबेट के ऑर्डर आता है तो उसी हिसाब से क्या होता है, एस आता है, एस के बाद टी आता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह न्यूक्लियोसाइड आप याद रखिए छोटा होगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस हम देखेंगे, पहले न्यूक्लियोसाइड आएगा फिर न्यूक्लियोटाइड आएगा, क्योंकि पहले एस आता है फिर बाद में टी आता है। तो उसी हिसाब से याद रखोगे तो बहुत आराम से याद रह जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, जस्ट जब कम चीज रहता है, यानी कि आपका सुगर और नाइट्रोजनस बेस रहता है तब आप उसको बोलने के न्यूक्लियोसाइड। और जब आपका न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका क्या है कि नाम कैसे इसको रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मतलब आपका हम डीएनए सपोज ले रहे हैं तो वहां पे जो इस सुगर के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो उसका नाम क्या होगा, अगर आपका आडेनाइन अटैच हुआ है तो उसको हम बोलेंगे डिऑक्सी एडेनोसाइन, ओके। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है और अक्सर एग्जाम में आता है कि एक दे देगा आपको स्ट्रक्चर, इसका नाम लिखो, ठीक है। तो वहां पे क्या करोगे आप, अगर आपका आडेनाइन है और सिर्फ सुगर और एक नाइट्रोजनस बेस है तो वहां पे सिर्फ SINE साइन साइन लिखना, ठीक है, जब तक आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं हुआ है। तो उसी हिसाब से क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका आडेनाइन रहता है और एक मतलब डिऑक्सी राइबोस सुगर है तो आप उसको क्या लिखोगे, डिऑक्सी एडेनोसाइन लिखोगे, ठीक है। अगर आप उसका वहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। डिऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है। अगर दो फॉस्फेट ग्रुप आता है तो क्या हो जाएगा वो, डिऑक्सी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर तीन आ गया तो ट्राइफॉस्फेट। इसी हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर याद रखना है, ठीक है, कि न्यूक्लियोसाइड अगर है तो क्या होगा और न्यूक्लियोटाइड अगर हो तो क्या होगा, ओके। थैंक यू। आज इतना ही है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीज आता है, आपका पेंटोज सुगर हो गया और फिर आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया और फिर फास्फोरिक एसिड हो गया। तो ये तीनों चीज हो गया। और जो सुगर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। और क्यों है वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यों डीएनए आपका मोर स्टेबल है देन आरएनए। तो इस चीज को याद रखिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, कितने तरह के डीएनए हैं, ये सारे चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।